खबर में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ मेरे को होस्ट हैं मियाँ शाहिद साहब। इस बात से आगाज़ करते हैं कि आज 9 मुहर्रम है और हुसैनियत और यजीदियत की जंग जारी है और ये यजीदियत के ख़ात्मे तक शायद ये जारी रहेगी। मगर अब आते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ, फिर मेहमानों की तरफ। खलीजी ममालिक को क्या अमेरिका और ईरान के मुआहदे के हवाले से किस तरह से उसे देख रहे हैं और बड़ी एक रिवर्सल ऑफ फार्चून्स हो रही हैं। लीडरशिप कैसे डवाफ होगी पुरानी और नए बड़े लार्जर दैन लाइफ नज़र आ रहे हैं लोग। इस पर बात करेंगे। इसराइल ने अमेरिका को खिते से निकल जाने का कह दिया। लड़ाई शुरू हो चुकी है और क्लोज डोर में बताया जा रहा है कि शाउट कर रहे हैं। ट्रंप पे शाउट किया बाज सेनेटर्स ने, ये कहा। अमेरिका का खुद मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। ये हो गए हालात। बर्गन स्टॉक में दोबारा मुज़ाकरात होंगे। एक जो आ रही है एक पैरेलल जो मीडिया है अमेरिका का, जिसमें इंटेलिजेंस के लोग और वो कुछ खबरें दे रहे हैं। हमने उसकी कोई सुना भी, हमने उसकी एक तरदीद भी की कि ये निशाना बनाने की कोशिश की गई पाकिस्तान को, जिसकी पाकिस्तान के वफद को, जिसकी हमने तरदीद की है। मगर ये बात बड़ी वेहमेंटली बार बार वो रीइंफोर्स करें। ये क्या मामला है, इस पर बात करेंगे। और दोबारा अगर वहाँ पे मुज़ाकरात होते हैं तो क्या दोबारा, खैर वी कैन टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स एंड इवन इजराइल अगर वो कोई इस तरह करता है। ईरान तेल के साथ पाकिस्तान को सस्ती बिजली की भी पेशकश कर रहा है। ग्रेट अपॉर्चुनिटी लाइज अहेड इफ़ वी आर केपेबल इनफ टू एक्सप्लॉइट दैट। इस पर बात करेंगे। ड्यूटी में कमी के बाद एक और SRO और माजी के कई SRO याद करवा गया मियाँ साहब। एक्सक्लूसिव स्टोरी देंगे। 15,000 गाड़ियों की इंपोर्ट की इजाज़त दे गई है वन टाइम। ये होता रहा है, इसमें क्या कहानी। और एक बहुत बड़ा ज़लज़ला वेनेज़ुएला में। कुदरती आफात और दुनिया के रिसेशन और जंगें क्यों इकट्ठी आती हैं, इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है एयर कमांडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। मेरे साथ मौजूद है जनरल रिटायर्ड डॉक्टर रज़ा मोहम्मद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। चिश्ती साहब, आपसे आगाज़ करते हैं बात का। चिश्ती साहब, कैसे दिनों में धाइयाँ गुजरती हैं, जिस तरह कहते थे मार्क्स ने कहा था ये कि बाद दिनों में धाइयाँ गुजरती हैं, कि तमाम लीडरशिप इन इवेंट्स के बाद डवाफ हो गई। जो लार्जर देन लाइफ थी, जो सऊदी अरब की लीडरशिप, एंड देन वी सी कि ईरानियन लीडरशिप इमर्ज करती है। इवन पाकिस्तान की लीडरशिप जो है, हमें नहीं, दुनिया जो उसको कह रही है कि भाई ये मेजर रोल प्ले और नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में पाकिस्तान लीड करेगा इस नए अलायंस को। हाउ फार इट्स ट्रू। जनाब रिटायर्ड एयर कमांडोर खालिद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया काजी साहब, मियाँ शाहिद साहब और जनरल रज़ा, आपके व्यूअर्स को भी अस्सलाम वालेकुम जी, और शुक्रिया आपने इनवाइट किया जी। ये डिपेंड करता है तमाम के तमाम दुनिया में जो ग्लोबल पॉलिटिक्स और डायनामिक्स होते हैं वो रेलेवेंस और इन्फ्लुएंस पर चलते हैं जी दुनिया में। जो मैंने पढ़ा या पढ़ाया वो उस वजह से ये है कि दुनिया में जितना आप इन्फ्लुएंस कोई भी मुल्क गेन करता है, जाहिर है आपकी वैल्यू उसी तरह होती है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपके तरफ लोग कन्वर्ज या डाइवर्ज करते हैं आपके इन्फ्लुएंस और वैल्यू की वजह से। तो जाहिर है एक साल में हमने बड़ा ट्रैवल किया, ख़ास तौर पे जो पिछले 13 महीने पाकिस्तान की हिस्ट्री में हैं। मई 2025 में हिंदुस्तान ने यही अंडर एस्टिमेट किया था कि शायद हम लेस रेलेवेंट हैं, हमें इररेलेवेंट कर दिया जाए एक हमला करके। वो 25 करोड़ लोगों ने और मुसल्लह अफवाज ने और पाक फ़िज़ाइया ने जो किया फिर तारीख का हिस्सा है, लेकिन हम रेलेवेंट हुए। हमने अपना दुनिया को इन्फ्लुएंस बताया, एक न्यू नॉर्मल दुश्मन को नहीं सेट करने दिया। वहाँ से ट्रांसफॉर्म होके इन 13 महीनों में आज हम खड़े हैं, जहाँ हम सिर्फ रीजनली एक ग्लोबल प्लेयर नहीं हैं जो हम पिछले साल माने गए थे। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह एक ग्लोबल कंट्रीब्यूटर्स हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है और ख़ास तौर पर उन लोगों को रिप्लेस किया है और उन मुल्कों को, डिप्लोमेट्स को रिप्लेस किया है जो ट्रेडिशनली इस तरह का काम किया करते थे। तो ये एक न्यू फाउंड रेलेवेंस है। इस खित्ते में जो कुछ हुआ, ईरान और अमेरिका ने अपना अपना इन्फ्लुएंस उनका मॉडिफाई हुआ है। अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हुआ है, कॉम्प्रोमाइज हुआ है। जाहिर है उनकी जो सिग्निफिकेंस थी इस एरिया में, एक ट्रस्ट था जो मिडल ईस्ट ममालिक का, जो नाटो, कनाडा, यूरोप, तमाम ममालिक ने आपने देखा कि वो जो ट्रस्ट का एक एलिमेंट ऑफ डेफिसिट हमें नजर आया अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से। ईरान ने अपना इन्फ्लुएंस गेन किया है, सिवाय GCC के ममालिक ने जिस पर उन्हें हमले किए, वो टेम्पररी तो सेटबैक हुआ डेफिनेटली उनकी डिप्लोमेसी को, लेकिन आई एम श्योर वो रीगेन कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल ईरान ने अपना सिग्निफिकेंस और वैल्यू बढ़ाई। वो इस तरह बढ़ाई, मिसाल से मैं वाज़े कर देता हूँ कि अमेरिका जैसे मुल्क के एलाइज होने के बावजूद जापान, कोरिया, इंडिया, इन्होंने ईरान के साथ डायरेक्ट राब्ते किए जंग के दौरान भी और सीज़फायर के दौरान भी कि उनके तेल को गुजरने की इजाज़त दी जाए। तो ये मैं इन मिसालों से वाज़े करने की कोशिश ये की है कि जितना आप एक दुनिया में रेलेवेंस होते हैं, दुनिया आपकी उसी तरह वैल्यू करती है। और आखिरी बात इसके ऊपर मैं अर्ज करता चलूँ कि जब आप इन्फ्लुएंस आपका कन्वर्ज करे
तो आपके अलायंसेस बनते हैं। आपकी इंटरेस्ट जितनी आपस में कॉमन होगी उतने ही आप पार्टनर होते हैं। जितना ज्यादा आप नेशनल इंटरेस्ट आपकी कन्वर्ज करती है उतना ही आप करीब आते हैं। तो आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि हमने सिर्फ रोल प्ले नहीं किया, अपने एक न्यू फाउंड वैल्यू और लिवरेज भी लिया है दुनिया में, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है कि दुनिया हमें एक नए चेहरे के तौर पर देखेगी, जो ट्रेडिशनली हमारे दुश्मन हमें मिलाइन करते रहे हैं या इलफेट करने की कोशिश करते रहे। जी जनरल साहब, इससे पहले कि जनाब मियां शाहिद साहब आपसे सवाल पूछें, ये एक तो नया आर्किटेक्चर थोड़ा सा बता दें, ये कैसे हुआ और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। कुछ मेरी ज़ाती तौर पर एक वेरी स्मॉल टाइम जर्नलिस्ट मेरे रेजर्वेशंस भी हैं, जो हमारी सिविलियन जो हमारा और जो मैशत के मैनेजर्स हैं, हाउ फार दे आर गुड इनफ टू एक्सप्लॉइट ऑल दिस। लेकिन ये बड़ा हैरान कुन है। आई पर्सनली वॉज नॉट एक्सपेक्टेड, आल्दो वी आर वेरी प्राउड ऑफ ऑल दिस सिचुएशन जो इमर्ज की है, वॉज इन दिस इन दी ऑफिंग और इट जस्ट हैपेंड आउट ऑफ द ब्लू जो हुआ है, या हम इसकी प्लानिंग कर रहे थे बड़े अरसे से। जनरल साहब जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कायद साहब, मियां साहब और कमरोड चिश्ती के लिए और व्यूअर्स के लिए बहुत अस्सलाम वालेकुम। पहली बात तो ये जी कि आई थिंक मैं वहीं से पॉइंट पिक करता हूँ जहाँ से चिश्ती साहब बात कर रहे थे रेलेवेंस की। ये जो अप एंड डाउन आते हैं कौमों की ज़िंदगियों में, ये एक लॉ ऑफ नेचर है। आपने देखा बड़ी बड़ी एम्पायर थी, रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, स्पेनिश आर्मेडाज और पता नहीं क्या क्या था और कहाँ के कहाँ चले गए। तो अभी बात करते हैं हम पाकिस्तान की, और अल्लाह ने करम किया। आप कह रहे हैं कि क्या हम तैयारी कर रहे थे या ऑल ऑफ सडन हुआ? आई थिंक दोनों चीज़ें हैं। तैयारी इस तरह होती है कि कोई भी कौम जो है वो अपने बुरे वक्त के लिए, चैलेंजेस के लिए या तकलीफ दे वक्त के लिए तैयारी करती रहती है। और पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी कंट्री है, शुरू से अल्लाह का करम रहा है कि हम लोग ऐसी आफात के लिए, जंगों के लिए तैयार होते हैं, और जब ये वक्त आता है तो पूरी कौम यकजान हो जाती है। नंबर वन। नंबर टू, कुछ मेरे जहन में एक चीज़ आती है कि बाज़ औक़ात जो कॉम्बिनेशन होती है सिविल एंड मिलिट्री लीडरशिप की, उसके ऊपर भी कोई अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है। और मेरा ख्याल है ये दोनों चीज़ें जो हैं मिल के उन्होंने पाकिस्तान को ये इज़्ज़त अता फरमाई। और हमारी जो लीडरशिप थी उसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं, हमारे CDF हैं, हमारे बाकी जो फॉरेन मिनिस्टर हो गए, इंटीरियर मिनिस्टर हो गए, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया और बड़ी अक्लमंदी के साथ यूज़ किया, तनदही के साथ यूज़ किया, मेहनत के साथ यूज़ किया, फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, मायूस नहीं हुए और आगे बढ़ते गए। और अल्लाह ने वो दिन दिखा दिया कि जहाँ पे पाकिस्तान एक ऐसा रेलेवेंट मुल्क बन गया या इतना इम्पोर्टेंट मुल्क बन गया कि यूनाइटेड नेशन जहाँ पे सीज़ फायर नहीं करा सका, जहाँ पे EU नहीं कुछ कर सका, जहाँ पे GCC कंट्रीज़ कुछ नहीं कर सकी, तो वहाँ पे अल्लाह ने आपके ज़रिए सीज़ फायर ना सिर्फ कराया बल्कि उसको कंटिन्यू रखा और अल्टीमेटली एक MOU साइन हो गया कि जो कि एक बहुत ही मुश्किल मरहला था। अभी जो ये MOU साइन हो गया, इसके बाद जो आप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की बात करते हैं और एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सिचुएशन, मैं ये कहना चाहूँगा जी कि जहाँ तक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, पहले भी हमारी डिस्कशन होती रही। अभी ख़ित्ते में ख़ासकर जो GCC कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ रीजन है, वहाँ पे एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर तरतीब हो रहा है। जहाँ तक अमेरिका की और इज़राइल की डिज़ायर है वो तो यही है कि जी इज़राइल वहाँ पे एक प्रीडोमिनेंट पावर के तौर पे, एक रीजनल पावर के तौर पे उभरे और बाकी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो अब्राहम अकॉर्ड साइन करें ना करें, जो भी है को एग्जिस्ट करें या उसके सबसर्विएंट हों, लेकिन ये है कि उनकी जो डिज़ायर है वो ये है। मेरे ख़्याल में ये पूरी तरह अचीव होता मुझे नज़र नहीं आता। नंबर टू, जो विद इन गल्फ़ कंट्रीज़ अगर आप देखें तो एक शिज़्म क्रिएट हुआ है, एक लाइन ड्रॉ हुई है। कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो परली साइड पे हैं, कुछ कंट्रीज़ जो हैं वो इधर हैं, तो उनके अंदर भी एक थोड़ी सी लाइन ड्रॉ हुई। हाउएवर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मेरा ख्याल है गल्फ़ कंट्रीज़ में एक रियलाइजेशन ज़रूर आई है कि ख़ित्ते में अगर अमन होगा और ईरान के साथ बाकी जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं मिलजुल के अगर रहेंगी तो सभी का फ़ायदा है, वरना आगे नुकसान हो सकता है। लास्ट पॉइंट, ये जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है ये नसीबों से आती है कौमों की ज़िंदगी में। अभी ये लीडरशिप तक होता है और एक्सपर्ट लोगों तक होता है कि इस विंडो को कितनी देर तक वो ओपन रखते हैं और कितनी जल्दी इससे फ़ायदा उठाते हैं। मेरे ख्याल में हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और पॉजिटिवली इसको देखना चाहिए और होप करनी चाहिए कि हम इस वक्त से अच्छी तरह फ़ायदा उठा सकते हैं और पूरी तरह अच्छी तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। लास्ट पॉइंट, इकॉनमी की जो आपने बात की, बहुत अच्छी बात कही।
इकॉनमी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ख्वाह वो मुल्क के अंदर की बात हो कि बाहर की बात हो। मुल्क में गुर्बत हो, इफलास हो, जहालत हो, लोग जो है वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हों, तो वो कौमें जो है उनकी तरक्की जो है वो हमेशा स्लो डाउन होती है। तो मेरे ख्याल में हमारी जो लीडरशिप है उसको फौरी तौर पे अपना फोकस इन्वर्ट करना चाहिए। एक तो इंटरनल कोहेजन बड़ी ज़रूरी है, और दूसरा ये कि हमारी इकॉनमी जो है उसको बहुत जल्दी डेवलप करना चाहिए कि इकॉनमी ही एक सिक्योरिटी आपको जो है जो कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी है वो अच्छी इकॉनमी ही देती है। मियां साहब, सॉरी मियां साहब, इससे पहले कि आप सवाल करें, एक ब्रेक, छोटी सी ब्रेक ले लूं मैं, एक छोटी सी ब्रेक है नाजरीन, क्विक ब्रेक के फौरन बाद वापस आते हैं। मौजूद मेहमान हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। मियां साहब प्लीज गो अहेड। जी चिश्ती साहब, अभी बात हो रही थी मुज़ाकरात की कि इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया, अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की इज्जत हुई है। सर 60 दिन के अभी तकनीकी मुज़ाकरात जो हैं वो चल रहे हैं, इसके बाद जो है वो 60 दिन के अंदर बाद में एक मुकम्मल एग्रीमेंट होगा, लेकिन इस दौरान नजर आ रहा है कि दोनों तरफ से तल्ख बयानात जो हैं वो चल रहे हैं। और एक दूसरी जानिब आज बड़ी जो डेवलपमेंट नजर आई वो मार्को रूबियो हैं, जो कि खलीज के दौरे पर थे। आज उन्होंने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि खलीजी ममालिक को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। क्या वो तहफ़्फ़ुज़ात, क्योंकि जो जंग लगी है उसमें ईरान के साथ खलीजी ममालिक के ताल्लुकात तो उसके बाद जो है बेहतर हुए हैं, सऊदी अरब के साथ भी बेहतर हुए हैं, कतर के साथ भी बेहतर हुए हालात, कुवैत के साथ भी बेहतर हुए, यूएई के साथ अभी हालात जो है वो कुछ कशीदा हैं, लेकिन वो भी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं? क्या वहां से जो खलीजी ममालिक हैं जिनको अब तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हुआ है कि वहां पर अमेरिका उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका, तो क्या वो अमेरिका को वहां से कह रहे हैं, अमेरिका के बारे में उनके तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं कि वहां से अमेरिकी जो हैं वो निकलें ताकि हम बेहतर तौर पर जो है यहाँ परफॉर्म कर सकें, आपस में ताल्लुकात बेहतर कर सकें, या वाक़तन उनको अभी तक ईरान के साथ तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए मियां साहब, मैं पहला सवाल जहां छोड़ा था उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं कि दुनिया में जो इन्फ्लुएंस है वही आपके काम आता है। अमेरिका को आप और सऊदी अरब और तमाम मिडल ईस्ट के ममालिक को पोजीशन ले जाएं आप फरवरी के शुरू में। आज से जो तकरीबन 4.5-5 महीने पहले अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस था, आप पीस बोर्ड का टाइम याद कर लें और फिर उस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इन्फ्लुएंस था उससे आज कंपेयर कर लें। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका आज भी सबसे बड़ी पावर है दुनिया का। तकरीबन 41%, 41% मिलिट्री बजट जो है वो अमेरिका इस्तेमाल करता है। इसमें कोई शक नहीं कि उसके बाद जो 10 मुल्क और हैं अमेरिका के बाद टॉप लिस्ट में, उनको मिला लिया जाए उनका डिफेंस बजट, तब भी अमेरिका का बजट ज्यादा है। तो मिलिटरीली तो वो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं मियाँ साहब, मेरा मानना ये है कि वो आपको मिलिट्री माइट से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, जेट सबमरीन और टैंकों से और फाइटर जहाजों से नहीं आपको मिलती, पैसों से नहीं मिलती, वो इन्फ्लुएंस है। अभी पाकिस्तान के बारे में उससे मैं लिंक करने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका अभी भी सुपर पावर है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन अमेरिका ने वो जो पोजीशन और इन्फ्लुएंस था उसको कॉम्प्रोमाइज किया है। अपनी मिलिट्री एग्जिबिट वो नहीं कर सके, वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं हुए। और खास तौर पर जो जीसीसी मालिक की आप बात कर रहे हैं, उनके जो बेसिस दिहाइयों से चल रहे थे, डिफेंस स्पेंडिंग हो रही थी, अपने जो तकरीबन 16 एयर और नेवल बेसिस थे उनको सिक्योर अमेरिका नहीं कर सका। तो कॉन्फिडेंस तो शैटर हुआ मिडिल ईस्ट के ममालिक का और लोगों का भी, जो कि अपने एयर बेसिस और को नहीं डिफेंड कर सका अमेरिका, तो हमारी प्रोटेक्शन क्या करनी है। हुआ यही है कि अब एक कंसर्न पैदा हुआ। अब आए ईरान के इन्फ्लुएंस पर। ईरान ने अपना रीच दिखाई, अपनी सर्वाइवेबिलिटी दिखाई, अपना ये बताया कि वो इतनी बीटिंग, इतनी डिस्ट्रक्शन सस्टेन कर सकता है। तो ये एक नया इन्फ्लुएंस उसने पैदा किया, अपनी रेलेवेंस पैदा कर ली, एक एलिमेंट ऑफ डिटरेंस पैदा कर दिया इन ममालिक के दरमियान। तो मेरा ख्याल है मार्को रूबियो यहाँ जो आए हैं, उनका पहला मिशन का एजेंडा यही होना चाहिए था। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि टॉप लीडरशिप कोई आएगी इनको अश्योर करवाने के लिए कि कुछ नहीं बिगड़ा, हम अभी भी सुपर पावर हैं, हम सबसे बड़ी मिलिट्री अभी भी हैं, ये वजह हो गई, ये वजह हो गई, जो भी जस्टिफिकेशन है। वो नहीं चाहते कि उनका जो इन्फ्लुएंस इस एरिया में है अमेरिका का, जो ट्रस्ट डेफिसिट हुआ है, आई थिंक वो उसको ब्रिज करने आए हैं। क्योंकि जब एक ट्रस्ट डेफिसिट होता है तो उसको गैप को प्लग करने के लिए बहुत सारे ममालिक या बहुत सारी ताकतें या रीजनल जो कंट्रीज का अलायंसेज होते हैं वो प्लग करना चाहते हैं। और जाहिर है जो डेफिसिट हुआ है वो ये समझते होंगे कि ये ना हो कहीं कि रूस और चीन और पाकिस्तान, तुर्की और ये ममालिक मिलकर कहीं ऐसा कन्वर्जेंस ना कर दें कि अमेरिका और ज्यादा लेस रेलिवेंट हो जाए इस एरिया में।
तो आई थिंक ये उनकी कोशिश है, लेकिन डिपेंड करता है। लेकिन आखिरी बात एक देखिए, ईरान का जो अब डेटरेंस है इन मुल्कों पर, जो उसकी रीच है, उसकी कैपेबिलिटी है, उसका मिलिट्री इकोनॉमिकली प्रोहिबिट कर देना इस जंग को इन मुल्कों के लिए, और पार्टनरशिप की प्राइस लेना इनसे तमाम मुल्कों के जहां जहां उनके बेसिस थे, तो वो तो एक न्यू फाउंड लीवरेज है। वो तो हम सब ने नहीं सोचा था कि इतना महंगी जंग पड़ेगी इन ममालिक को भी, तो हम तो समझते थे इजराइल अमेरिका जंग लड़ेंगे डायरेक्ट, लेकिन ईरान ने इन मुल्कों को भी एक प्रोहिबिटिव कॉस्ट में डाल दिया, और आज वही लीवरेज है जो वापस अमेरिका चाहता है कि उनको मिले, लेकिन डिपेंड करेगा कि वो कितनी आपस में कन्वर्जेंस है, ऑब्लिगेशन इन मुल्कों की क्या है टुवर्ड्स अमेरिका, उनके इन्फ्लुएंस से निकल पाते हैं किसी बॉन्डेज और एग्रीमेंट के तहत या नहीं, वो आने वाला वक्त बताएगा। अच्छा जी, बड़ी सही बात की आपने जलील साहब। मैं ज़रा डायरेक्ट क्वेश्चन करता हूँ। इजराइल हमेशा मॉरल वैक्यूम में ऑपरेट करता है, और ये जो खबरें आ रही हैं कि उन्होंने ईरानी डेलीगेशन को एलिमिनेट करने की कोशिश की, पाकिस्तान ने तो डिनाई किया, मगर वो वेमेंटली दोबारा रीइंफोर्स कर रहे हैं इसको। ये जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है बाज़ अमरीकी साफ़ियों का, और उनमें इंटेलिजेंस ऑफिसर्स ये के शामिल है जो ये ओपिनियन होल्ड करते हैं, क्या मुस्तकबिल में भी कोई डेस्परेट, क्योंकि डेस्परेट तो इजराइल है, तो आपको लगता है कि वो कुछ ऐसा काम करके वो कुछ इसको सबूतैज कर सकता है, करने की कोशिश करेगा, और करेगा तो फिर जाहिर है इजराइल के बारे में भी कहा जा रहा है कि इट कुड बी वाइप्ड ऑफ फ्रॉम द मैप ऑफ द वर्ल्ड। क्या इस तरह की डेस्परेट सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जलील साहब? जी शुक्रिया। सबसे पहले काजी साहब, बड़ा खूबसूरत एक्सप्रेशन आपने यूज़ किया है, मॉरल वैक्यूम। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल जो है वो बहुत ही, आई वुड से लफ्ज़ अच्छा नहीं है, बट इमोरल है इन देयर कंडक्ट ऑफ वॉर, इन देयर कंडक्ट ऑफ जो है अफेयर्स विद द नेबर्स, एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द पैलेस्टीनियन। आपने अभी देखा होगा जो जर्नलिस्ट के साथ जो कि आपने रिपोर्ट्स सुनी होगी कि डॉग्स यूज़ हो रहे हैं, औरतों के साथ, बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, और बच्चों को वो किल कर रहे हैं, एंड दे आर रियली ऑपरेटिंग इन अ मॉरल वैक्यूम। यहाँ पे मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। नंबर 2 बात अभी आते हैं कि क्या वो इस तरह का काम जो हमने थ्रेट सुनी वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जहाँ तक उनकी हिस्ट्री है, जो इजरायली स्टेट है, मुसाद है, इसमें बहुत लंबी चेन है असैसिनेशंस की, और कंटिन्यू रहती है। और राइट नाउ जब हम आपस में बात कर रहे हैं, यू नेवर नो किसी मुल्क में, दुनिया के किसी हिस्से में जो मुसाद है वो किसी को असैसिनेट कर रही हो, किसी को हनी ट्रैप कर रही हो, किसी को ब्लैकमेल कर रही हो। तो ये उनका एक खासा है जो कि मशहूर है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान के साथ क्या वो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान पे हिम्मत नहीं करेंगे। उन्हें पता है कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ कंट्री कि जिसके साथ वो इस तरह का चांस ले सकते हैं। और पाकिस्तान जो है उसने बड़ा क्लियरली, उनको कई दफ़ा जो पीछे हमारी हिस्ट्री है इसमें ऐसे मौके आए हैं कि जहाँ पे कोई शकूक व शुबहात थे कि उन्होंने पाकिस्तान के कोई न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पे हमला करना है या कुछ और ऐसी करनी है चीज़, तो पाकिस्तान ने उनको बड़ी क्लियर वार्निंग्स थी। अभी आते हैं कि स्पॉइलर का रोल। यस, वो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि इजराइल जो है ये जंग बन हुई है इजराइल के विश के अगेंस्ट, उसकी विल के अगेंस्ट, उसकी डिज़ायर के अगेंस्ट। जो आपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, उस सिक्योरिटी आर्किटेक्चर में अगर इजराइल ने प्रीडोमिनेंट पावर रहना है रीजन में, तो उसके लिए एक ज़रूरी था कि ये वॉर कंटिन्यू रहती, और उस खत्ते में जितने एरिया पे इजराइल कब्ज़ा कर सकता था कर लेता, जितना भी उन मुल्कों को तबाह कर सकता था कर लेता, और अमेरिका जो है वो ईरान पे बहुत ही डिवास्टेटिंग किस्म की बमबारी करता। तो अभी भी इजराइल की पूरी एफर्ट रहेगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि ये सारे के सारे जो हैं जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, एक प्रोसेस लेबनान के अंदर हो रहा है, एक प्रोसेस जो है वो अमेरिका और ईरान के अंदर हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान जो है बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है, और कतर भी, कि वो किसी ना किसी तरीके से इसको डीरेल करने की, स्पॉइल करने की, डिमोनाइज करने की कोशिश जो है वो करते रहेंगे। हाउएवर आई एम श्योर कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है उनको भी इस बात की समझ है, और उनको ये भी पता है कि ये वॉर जो है इसका ना जारी रहना बेहद ज़रूरी है। अभी तो कांग्रेस ने बिल भी पास कर दिया है। और इसी तरह ईरान जो है उसको भी कॉग्निजेंट रहना चाहिए कि इजराइल के स्पॉइलिंग एक्शंस जो हैं उनकी वजह से वो किसी तरह इंड्यूस हो के कोई ऐसा काम ना करे जहां से ये पीस प्रोसेस डीरेल हो। However, लास्ट सेंटेंस कंक्लूडिंग कि आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल सही है। इजराइल जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि किसी ना किसी तरह कोई स्पॉइलिंग का रोल हो। ये चिश्ती साहब, अभी एक खबर और भी दी इन्होंने, यही सारी जो है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से आपकी तरफ आता हूँ।
जी आवाज़ आ रही है? जी मियाँ साहब सवाल करें। जी जी चिश्ती साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। एक डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि ये तो ज़ाहिर नज़र आ रहा है कि ट्रंप और नेतन्याहू के आपस में ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब जा रहे हैं और सख्त जुमलों का इस्तेमाल भी होता है। और आज भी ये खबर आई कि दोनों के दरमियान जो है सख्त जुमलों का इस्तेमाल हुआ। और लेकिन जो और इजराइल ने यह भी कह दिया है कि बिन गोरियन जो उनके एयरपोर्ट है वहां से अपने त्यारे जो हैं वो कम किए जाएं, वहां से हटा लिए जाएं, जो लड़ाका त्यारे अमेरिका वहां पर लेके आया था। दूसरी जानब नेतन्याहू ये कहते हैं कि जो इजराइल है उसको अपना इन्हिसार अमेरिकी असले पर जो है वो बहुत कम करना होगा और खुद कफालत पर जाना होगा। उनके एक वजीर जो है, इंतहा पसंद वजीर मैं उनको कहूंगा, उन्होंने बड़ा भयानक किस्म का बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरा लबनान हमारा हदफ होना चाहिए और हमारे लिए खेल का मैदान होना चाहिए। जब उनके ख्यालात इस तरह के हैं, दूसरी जानिब दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसमें दराड़ है, क्या ये नूरा कुश्ती है या वाकईतन दराड़ है? अगर ऐसा ही है तो फिर इजराइल तो आगे बढ़ रहा है और लबनान, इसका मतलब है कि लबनान में रुकेगा नहीं, वो पूरे लबनान पर कब्जा करना चाह रहा है। अभी वो जुनूबी हिस्से में है, वो पूरे लबनान में जाएगा, यानी कि वो ग्रेटर इजराइल का मंसूबा जो है वो मुकम्मल करना चाह रहा है, उससे भी आगे बढ़ेगा। क्या मुस्लिम दुनिया को भी इस पर जो है वो इत्तेहाद करना चाहिए और इसका मुकाबले करने के लिए आपस में इकट्ठा हो जाना चाहिए? मियाँ साहब देखिए, बुनियादी तौर पर जो MOU साइन हुआ है, इसकी सर्वाइवेबिलिटी और इसकी लॉन्गेटिविटी सबसे ज्यादा डिपेंडेंट प्रेसिडेंट ट्रंप पर है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब ये साबित करना है कि जब जंग लगी थी तो उन्होंने जस्टिफाई किया था कि मुझे फलां ने कह दिया कि ये इससे न्यूक्लियर इसके एनरिचमेंट होने वाली है, हम पर हमला हो जाएगा, तो मैंने हमला कर दिया। हमने लुक दी अदर साइड भी किया, खासतौर पे अमेरिकन लोगों ने ये समझा कि शायद ये थ्रेट रियल थी और प्रेसिडेंट की क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज हुई जब देखा कि ऐसा कुछ नहीं था, उस तरह मीनिंगफुल नहीं था, ईरान ने एक नया रिजॉल्व शो किया। अब डिपेंडेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप की क्रेडिबिलिटी कि वो MOU को सस्टेन करवा पाएंगे इजराइल से कि नहीं करवा पाएंगे। इजराइल के खिलाफ ईरान को भी पता है, इसीलिए आप MOU को गौर से देखें तो पहले पैराग्राफ के अंदर 3 जगह लेबनान का जिक्र है। दैट मीन्स ईरान की कितनी सेंसिटिविटी कह लें या उसने एनफोर्स किया अपनी सेंसिटिविटी को डॉक्यूमेंट के अंदर। अब जितना पासदारी प्रेसिडेंट ट्रंप कर सकेंगे इस एग्रीमेंट की, उतना ही ज्यादा उनकी क्रेडिबिलिटी रिस्टोर होने का चांस है, ग्लोबली भी, उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी, आने वाले इलेक्शन में भी। अब इजराइल पे आते हैं। अब देखिए, इजराइल के लिए सर्वाइवल करना बड़ा मुश्किल हुआ है उनकी हुकूमत को। नेतन्याहू का अक्टूबर में इलेक्शन है, उसको पता है कि ये जो मैंने अपने लोगों को बमबारी करवाई एक जो वॉर ऑफ चॉइस के जरिए, मैंने तो ये कहा था कि इजराइल विल बी सेफर। अब वो मेरा नहीं ख्याल कि, अब मैं कुछ फॉलो भी कर रहा था इजरायली मीडिया को, उनकी ऑपोजिशन को, वो कहते हैं कि इजराइल सेफ नहीं हुआ, इजराइल और ज्यादा वनरेबल हो गया है। एक न्यू फाउंड लीवरेज ईरान को हमने दे दी है, उसकी रीच पता लग गई है, उसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ईरानियों को पता लग गई है। तो आई थिंक उन्होंने अपनी ऑडियंस को खुश करने के लिए, अपने इलेक्टोरल वोटर के लिए, एक के अक्टूबर नवंबर दिसंबर में दोनों इलेक्शन हो जाने इनके, तो दोनों अपने अपने ऑडियंस को, अमेरिकन प्रेसिडेंट भी थ्रेट करते रहते हैं इस तरह के, वो अपना विन बैक करना चाहते हैं। खासतौर पर ज़ायनिस्ट लॉबी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, वो उनको भी बताना चाहते हैं कि मैंने ये मुआहदा किया है, वो पोजीशन ऑफ वीकनेस से नहीं किया, पोजीशन ऑफ सेंस से किया है। नेतन्याहू साबित करने के लिए और उनके वजीर भी डटे हुए हैं ये साबित करने में। चिश्ती साहब जाते जाते मुझे ये भी बता दें, आप भी बता दें कि ये जो आयल के ये जो अभी पिशकियान साहब आए थे, हम आयल पे पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी शुरू होगी, आल दो ये डायरेक्टली आपका सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपकी महारत तो है इसमें। तो ये हम आयल नहीं ले सकते, लेना चाहिए, हमारे यहाँ बड़ी बुरी हालत है, इसमें ज़रा कमेंट क्विकली कर दीजिएगा, फिर मैं जनरल साहब से पूछता हूँ। चिश्ती साहब, मैं जनरल साहब की बात से कनेक्ट करता हूं। उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि हमें इनवर्ड अब फोकस करना है, जो उन्होंने पहले सवाल के जवाब में कहा था। देखिए, हम न्यू फाउंड रेलेवेंस हो गई, लेकिन जब तक हमारे डोमेस्टिक चैलेंजेस हम ओवरकम नहीं करते, हमारी इकोनॉमी थ्राइव नहीं करती, और उसके लिए पाइपलाइन बहुत जरूरी है, और वहां बिछ भी चुकी थी और 18 बिलियन का क्लेम भी कर दिया था। मुकदमा करते करते ईरान रह गया, जो कि अच्छा हुआ नहीं हुआ, आज हमारी गुडविल है। तो डेफिनेटली इसके डिविडेंड आम लोगों को, हमारा जो इन्फ्लुएंस ग्लोबल हुआ है उसके डिविडेंड लोगों को तब पहुंचेंगे जब इकोनॉमी थ्राइव करेगी। जब इकोनॉमी थ्राइव करेगी तो ऑयल सस्ता हो जाएगा, हमें गैस सस्ती मिलेगी, हमारी प्रोडक्शन सस्ती हो जाएगी, हमारा इंटरनेशनल लीवरेज मिलेगा एक्सपोर्ट में, हमें हमारी डॉलर की प्राइस हम बेहतर कर पाएंगे, और IMF की किस्तों का इंतजार और
दोस्त ममालिक के रोल ओवर पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। चिश्ती साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। जनरल साहब, मेरे पास आखिरी लम्हे है। चिश्ती साहब को मैं अपने लफ्ज़ों में ट्रांसलेट करता हूँ, उनके मानी शायद ये होना हो, अगर ना हो तो मैं माफ़ी पेशगी मांग लेता हूँ। ये अपने अंदर के कार्टल्स को भी फतह करना पड़ेगा, जिस तरीके से हमने बाहर लोगों को फतह किया है। आप टेसेटली दोनों इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। डू यू थिंक कि इस तरह हो पाएगा, और अगर ना हुआ तो बड़ी डेस्परेट सिचुएशन है पाकिस्तान में अवाम की? जनाब जनरल साहब। जी अल्हम्दुलिल्लाह हो सकेगा। पहली बात तो ये है कि ईरानियन ऑयल क्यों नहीं आ सकता। देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ईरानियन ऑयल जो है वो स्मगल होके आ रहा था। अगर आपको याद हो तो पिछली हुकूमत जो थी उसने वहाँ के रहने वालों को परमिट्स भी दिए थे, लीगल परमिशन दी थी कि वो वहाँ से ऑयल का बिज़नेस कर सकते हैं, कि ये कह के कि उनके पास काम करने को कुछ है नहीं। तो वो ईरान का जो ऑयल है, पहले मुझे याद है उसका कलर जो है थोड़ा रेडिश पिंकिश होता था, अभी तो वो उसका कलर जो है वही है जो हमारा है। और आपको कुछ पता नहीं है कि मैं आप जो अभी भी जो पेट्रोल गाड़ी में भरवाते हैं वो हमारा जो है इंपोर्टेड ऑयल है, जो सऊदी अरेबिया से या बाकी जगहों से है या ईरान से स्मगल होके आया है। इसका मतलब ये है कि ईरान का जो ऑयल है वो बड़े आराम से हम ला के यूज़ कर सकते हैं। जहाँ तक कार्टल्स हैं उनको डिफीट करने की बात है, इसके लिए हुकूमत को बड़ी सख्ती से ये मेजर्स लेने पड़ेंगे। बहुत जनरल साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको रोकने को दिल नहीं चाहता जब खालिद चिश्ती साहब बात कर रहे हों और जब जनरल साहब बात कर रहे हों तो बड़ी है, मगर फिर भी वक्त की दीवार आ जाती है। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, और ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे ये गाड़ियों का क्या सिलसिला है, और ये 15,000 गाड़ियों के लिए फिर जो है वो SRO जारी हो गया है, ये क्या है? बड़ी जल्दी सी लगती है। पहले हमने वो शीजा ख्वाजा साहब का मामला देखा, कुछ दौड़ सी लगी हुई है, वो ज़रा क्या मामला है? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ईरानी तेल से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, और कल एक हुकूमती जमात के किसी को कोट कर रहा था किसी टीवी पे कि जी वो इस रंग का होता है, उस रंग का होता है, वो उसमें, और बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ जो उसका क्रूड ऑयल है वो रिफाइनिंग। ओके, वेरी गुड। आप तो हमसे जो पेट्रोल में ये पैसे भी लेते रहे हैं कि जी आपने फर्दर डेवलप करना है। आपने खाद में जो एक सेस था, एक टैक्स लिया अरब रुपए का, वो पता नहीं किधर गायब हो गया। हमारा धंधा तो है ही यही कि ना वो खाद में जो डेवलपमेंट चार्जेस थे वो किधर गए, वो जो आपने किसान की जो खाद की कीमतों में इंक्लूड किए थे। इसी तरीके से ऑयल रिफाइनरीज में भी, अगर मैं गलत नहीं हूँ मियाँ साहब तो बेयर मी आउट, कि उसमें भी एक था हिस्सा कि जी ये ऑयल रिफाइनरीज क्यों नहीं डेवलप किया, पता करो इनको, इनके ऊपर एक ऑडिट टीम बिठाएं कि हाउ मच मनी दे हैव गॉट, इफ नॉट दैट्स ओके, देन आई कट अ सॉरी फिगर, बट अगर वो लेते रहे तो क्यों डेवलप क्यों नहीं किया? ठीक है, जहाँ आपके प्रॉफिट पे ज़्यादा आती है, जहाँ पे ये जो वारदात है कि जी इंपोर्ट करना है, चीनी बाहर भेज दो फिर अंदर ले आओ, टार्जन जा रहा है, टार्जन की वापसी हो रही है, उसमें पता चलता है 350 अरब का हमें जो है टीका लग गया आवाम को चीनी में। और गलती किसकी थी? मौसम की गलती। हमारे प्यारे वजीर जो हैं किबला राना तनवीर साहब की रिपोर्ट जो भेजी, वेरी गुड, वाह माशाल्लाह, वाह, व्हाट अपराइट पीपल। अच्छा मियाँ साहब, अब आते हैं इसकी तरफ। तो ये क्या है? तो अब अगर नहीं है हमारे पास फैसिलिटी तो बाई फिनिश्ड प्रोडक्ट ले आओ वहां से। पहले जो तुम स्मगल कर रहे हो वो उसमें क्या है, उसको भी बंद कर दो। अगर वो कोई हमारे लिए ठीक नहीं है तो उधर तुम माल बनाते हो, और यहाँ पे जो है अभी जनरल साहब हमारे शो में कह के गए हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं अपने पेट्रोल में ईरानी पेट्रोल डलवाता हूँ या सऊदी अरब या कहीं और से लिया हुआ डलवाता हूँ। तो आई थिंक ऑल दीज कार्टल्स होल्ड स्वे, और मैं यही बात आज भी कर रहा था इनसे कि ये सारी अपॉर्चुनिटी अगर इन्होंने हैंडल करनी है, हजूर ईरान से जो हमें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिली है तो फिर होगी अवाम को आसानी। मियाँ साहब देखिए कायद साहब, लाहौर में आप गाड़ी चलाते हैं, आप इस्लामाबाद में आते हैं, मैं इस्लामाबाद में होता हूं, यहां पर या वहां लाहौर में कौन सा पेट्रोल हम अपनी गाड़ी में डाल रहे हैं ये वाकईतन पता नहीं है, क्योंकि ईरान से पेट्रोल तो आ रहा था, स्मगल हो रहा था, और वो 200 से 500 अरब रुपए का जो है वो पेट्रोल वहां से पर स्मगल हो रहा था। अब वह स्मगलिंग का दौर खत्म हो गया है, तो पेट्रोल तो आना है, उसका रंग कोई भी हो, ईरानी पेट्रोल आ रहा है। पहले भी यहाँ पर हर पेट्रोल पंप पे मिल रहा है। जब पेट्रोल जो है वो हाईएस्ट कीमत उसकी गई थी, उस वक्त भी बहुत से तबके ऐसे थे जिनको ईरानी पेट्रोल मिल रहा था और बड़ा ही सस्ता मिल रहा था। ये तो मुमकिन है। यहाँ पर जो बात की जाती है
इनकी आयल रिफाइनरीज की अपग्रेडिंग की, वो क्यों नहीं की गई? ये बहुत बड़ा मुजरमाना फेल है। मियां साहब ये मेरा ये दुरुस्त है कि एक पोर्शन टैक्स दिया हमने चौधरी, इनको डेवलपमेंट टैक्स लिया गया, मेरे अगर मेरी यादाश्त जो मुझे कह रही है, जी कायद साहब मैं वही बता रहा हूँ, जी जी वही बताने लगा हूँ कायद साहब, मैं उसी में बता रहा हूँ। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने बाकायदा इस पर आज को नोटिस लिया था। उस वक्त उन्होंने कहा कि पीडीएल किस वजह से लिया जाता है, तो बताया गया, मैं उस हियरिंग में मौजूद था, तो उसमें बताया गया उस वक्त के ये इसलिए लिया जाता है कि हमने रिफाइनरीज को अपग्रेड करना है। तो उस वक्त पूछा गया कि कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं। उस वक्त ये 2008, 9, 10 की बात हो रही है, तो उस वक्त बताया गया कि 400 अरब रुपया इससे इकट्ठा हुआ है। और चीफ जस्टिस ने पूछा वो कहां है, तो किसी को मालूम नहीं था। क्या उन्होंने कहा कि क्या कोई रिफाइनरी अपग्रेड की या पेट्रोल का म्यार अच्छा हुआ, किसी को मालूम नहीं था। तो उन्होंने पीडीएल उड़ा दिया। फिर उसी रात जो है सदारती ऑर्डिनेंस आता है, तो उसको पीएल कर दिया जाता है। पीएल से अब तक एक अंदाजे के मुताबिक काजी साहब 15,000 अरब रुपया इकट्ठा हो चुका है यार। इससे कई रिफाइनरियां बन सकती थी, क्यों नहीं बनी? इस पर ऑडिट नहीं, इस पर बाकायदा तौर पर एक पूरा एहतसाब होना चाहिए, और जो इसका जो है जिम्मेदार है अच्छा आप आते हैं पेट्रोल पर में लाना चाहिए। इसमें मियां साहब अब पेट्रोल तो आ रहा है सर, ईरानी जी पेट्रोल तो आ रहा है, अब पहले स्मगल होके आ रहा था, अब लीगल वे से आएगा, तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। ये जो ब्लैकिए हैं, पेट्रोल के ब्लैकिए, चीनी के ब्लैकिए, बिजली के ब्लैकिए, रौला तो यही है मियां साहब हर जगह पे। सर जो रौला पड़ा हुआ है ना, वो इसलिए पड़ा हुआ है, जो बात हो रही है ना 104 अरब रुपए का नुकसान हो गया, वो इसीलिए जो है ना रोना धोना शुरू है कि हमें तो नुकसान हो गया, जो कीमतें कम हो रही हैं, हमें नुकसान हो गया। आज कीमत जो है वो उस सतह पे पहुंच गई है काजी साहब जिस सतह पे जंग से पहले थी। यानी 27 फरवरी को जो ब्रंट ऑयल की कीमत थी वो $73 फी बैरल थी, आज भी $73 फी बैरल है। तो उस वक्त जो पेट्रोल की कीमत थी पाकिस्तान के अंदर वो 258 रुपए थी, आज भी होनी चाहिए, क्यों नहीं है? आज 299 रुपए क्यों है? यही वजह है कि इन्होंने मुनाफा कमाया है, इन्होंने 70 से 74 अरब रुपए का मुनाफा कमाया है। इसकी तहकीकात चल रही है और 104 अरब रुपए का नुकसान जाहिर कर रहे हैं। ये तो इनका हाल है। अब ईरानी पेट्रोल आना ही आना है, इसमें कोई शक नहीं। 453 अरब 35 किलोमीटर की लाइन, जो व्हाइट ऑयल लाइन है, उसकी मंजूरी दे दी गई है। कराची से पहले माची के तक पाइपलाइन मौजूद है, माची के से अब ठलियां तक आएगी, ठलियां से पेशावर तक जाएगी। ये पूरी पाइपलाइन जो है इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, जो कि ईरान से पेट्रोल लिया जाएगा। वहां से जो फिनिशिंग प्रोडक्ट आएगी वो वहां से ताफ्तान से लेकर जहां से भी इसकी कनेक्टिविटी होगी वहां से कराची आएगी। कराची से पहले ही पाइपलाइन मौजूद है और वहां से माची के से ठलियां, ठलियां से फिर पेशावर। तो ये पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो बनेगा। पेट्रोल आना ही आना है, सस्ता पेट्रोल आना है। सदर ईरानी सदर जहां पर जो उनका जब दौरा हुआ तो बाकायदा तौर पर पेट्रोल और गैस की बात हुई। आज आलमी मार्केट के अंदर गैस की कीमत थी 3.3 डॉलर फी MMBTU है। सबसे सस्ती गैस इस वक्त मौजूद है। हम क्यों नहीं ले रहे? हम $15 में क्यों ले रहे हैं? हम LNG क्यों ले रहे हैं? हमें वहां से गैस के इस वक्त जो है वो बॉर्डर लाने चाहिए। ईरान ने तो बॉर्डर खोल दिया है, उन्होंने तो कहा है कि वहां से LPG लाएं, वहां से गैस, कुदरती गैस लाएं और अपने नेटवर्क में शामिल करें। LPG आ भी रही है, पहले स्मगल हो रही थी, अब जो है वो लीगल वे से आएगी। तो ये पेट्रोल का हिस्सा बना है। कल पेट्रोल की कीमतें कम होनी है। इस हवाले से समरी जो है वो कल तक जाएगी, कल दोपहर तक। जो तजवीज जा रही हैं वो एक तजवीज अच्छा मियां साहब, एक मेरी खबर है, ये जरा कंफर्म कर दें, 100 रुपए फी लीटर तक जो है वो कम किया जाए। ये कंफर्म कर दें। सुना है कार्टल्स मुतहरक हो गए हैं कि आवाम को किसी तरह का रिलीफ ना मिले और जो है वो जो इसके लिए लॉबिंग शुरू हो चुकी है। और जाहिर है हमें पता है लॉबिंग कहाँ होती है। पहले लॉबिंग हम देख चुके हैं ना, शिजा फातिमा ने जो लॉ लेके वो आई थी वो भी लॉबिंग थी, और फिर वो मैदान में आ भी गए IT वाले कि नहीं जी ये बड़ा ज़रूरी है। आज भी कुछ दोस्त कह रहे हैं जी 5G के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि लोगों ने घर वड़ के कब्जे कर लिए। यू नो व्हाट इज़ दिस लॉजिक, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो क्या आप समझते हैं कि ये कामयाब हो पाएंगे कार्टल्स जो चाहते हैं कि वो दे कीप ऑन फ्लीसिंग मैसेज on these very vital जो हमारी सिक्योरिटी जो सप्लाईज हैं? काजी साहब आपकी खबर बिल्कुल ठीक है। ये एक हफ्ता पहले ही लॉबिंग शुरू हो गई थी। बाकायदा तौर पर वहां से एक वफ्द जो है वो इस्लामाबाद आया
और वजारत पेट्रोलियम के अंदर जो है वो एक इजलास हुआ, वहां पर बाकायदा तौर पर उन्होंने बताया कि हमारा बहुत नुकसान हो गया है, नुकसान पूरा किया जाए, और इस हवाले से बाकायदा हुकूमत को अप्रोच किया जा रहा है, हुकूमत पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन और टीवी चैनल्स पर आकर जो है वो भाषण दिए जा रहे हैं। लेकिन अब यह फैसला हो चुका है कि ईरानी पेट्रोल आएगा, गैस आएगी, एलपीजी आएगी। उसको पहले भी जो आती थी वो तो स्मगल होता था, उसका जो पैसा है वो दहशतगर्दों के पास जाता था, क्योंकि दहशतगर्द टेररिस्ट जो एक्टिविटीज हैं उनको फाइनेंसिंग बिजली का क्या मामला है? एक रिपोर्ट पड़ी हुई है खुफिया इदारों की। अब जो है लीगल वे के साथ आएगा और बाकायदा तौर पर वो महफूज होगा, और पाकिस्तान के अंदर बाकायदा ये फैसला हो चुका है कायद साहब कि पाकिस्तान में पेट्रोल, गैस, एलपीजी अब ईरान से आएगा और पूरी मिकदार में आएगा, जितना पाकिस्तान को जरूरत है उस तरह आएगा। ये खबर की कंफर्मेशन या इसको बता दीजिएगा गलत चल रही है, क्योंकि सोशल मीडिया से चीज़ें आती हैं, बार बार हमें उसको रीचेक करना पड़ता है। ये बिजली भी 10 रुपए यानी वहाँ से, वैसे तो हम बिजली वो यूज़ ही नहीं करते। आज अभी एक खबर आई कि जो हम कितनी एक्सेस बिजली यूज़ ही नहीं करते, और कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, और 1 करोड़ से ऊपर लोगों के घरों में बिजली के कनेक्शन ही नहीं है। ये हालत है इस नालायक इशराफिया की। तो ये बताएं कि ये वो बिजली की भी मामला है कि बिजली वहाँ से, जाहिर है इधर 70 रुपये से बेहतर है उधर से 10 रुपये में हम ले लें। बिल्कुल कायद साहब, देखें अभी हम 100 मेगावाट वहां से बिजली ले रहे हैं, हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस काबिल नहीं है कि बिजली की तरसील को जो है वो हम वहां कंसीव कर सकें, क्योंकि वहां से जो बिजली आती है बलोचिस्तान कैस्को उसको जो है वो पूरी तरह तरसील नहीं कर पाता और डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता, इसलिए वो बिजली जो है वो अक्सर ज़ाया हो जाती है। अब अगर ईरान से हम बिजली लेते हैं तो उसमें हम जो है वो 10,000 मेगावाट से 20,000 मेगावाट बिजली ले सकते हैं। ग्वादर बिल्कुल साथ लगता है, ग्वादर पोर्ट के लिए बिजली जो है वहां से ली जा सकती है, पूरे बलोचिस्तान के लिए बिजली ली जा सकती है। बलोचिस्तान इस वक्त भी बिजली की रिसाई वहां पर नहीं है, बहुत से ऐसे इलाके हैं कायद साहब जहां पर इस वक्त भी जो है उनको उन तक जो है वो बिजली की रोशनी नहीं पहुंची, वहां पर बिजली जो है पहुंचाई जा सकती है। अच्छा मियां साहब, जो है वो अब आगे बढ़ते हैं, डेवलप कर रहे हैं ना, यहाँ से नेशनल ग्रिड से जाएगी, ज्यादा महंगी पड़ेगी, हम वहां से 8 से 10 रुपए फी यूनिट में बिजली ले सकते हैं सर। नहीं, लेकिन वो तो हम देखते हैं। बहरहाल ये बिजली के कार्टेल तो जो है हमारे वजीर बराए IPPs, सॉरी वजीर बराए पानी और बिजली जो सरदार अवैस लगारी साहब हैं, देखें वो हमारी किस्मत का क्या फ़ैसला करते हैं। आगे बढ़ते हैं मियां साहब। ये जब मैंने खबर देखी तो मुझे बहुत सी खबरें याद आईं कि जी 15,000 गाड़ियाँ जिनका कोई एक सर्टिफिकेशन होती है वो मौजूद नहीं है, 1 टाइम इजाज़त। पहले भी SRO होते थे, 2 दिन के लिए SRO होता था, ये खबरें हम सुन चुके हैं। गाड़ियां अंदर आईं, फिर वो आपने मुझे इन कस्टम वाली गाड़ियों का मुझे बताया कैसे उनको लीगलाइज किया गया। 4-4, 5-5 आपको भी किसी बंदे ने कहा, एक मुझे दोस्त बता रहे थे आज, साफ़ी में नाम नहीं लेता, उनको किसी बड़े साफ़ी ने यह कहा था कि यार मैंने 2 कस्टम दी गड्डियां लै दे, तो उन्होंने कहा जी वो तो इलीगल है। कहते तू बिना गलन छड़ मैंने लै दे, और बाद में वो लीगल हो गई। उधर से ये हम दिहाड़ियाँ नहीं दिहाड़े लगाते हैं, इन दिहाड़ों की वजह से हमें ये दिहाड़े देखने पड़ रहे हैं। तो मियां साहब ये क्या कहानी है? कायद साहब 2 दिन पहले एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है वजारत तजारत की जानिब से, जिसमें यह कहा गया है कि 1 टाइम वजीर तजारत का उसमें लिखा हुआ है बाकायदा कि वजीर तजारत ने एक दफ़ा के लिए यानी 1 टाइम इंपोर्ट की इजाज़त दी है ऐसी गाड़ियों की जो कि जिनकी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट नहीं थे और वो इंपोर्ट नहीं हो पा रही थी। उसमें गिफ्ट स्कीम के तहत जो गाड़ियां आई थी वो थी, और जो रेजिडेंस ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस है उसके स्कीम के तहत जो गाड़ियां आई थी वो थी। और ये गाड़ियों का से मुतल्लिक जो है वो कहा जा रहा है कि ये लग्जरी गाड़ियां हैं और ये मुख्तलिफ नोयत की गाड़ियां हैं, मुख्तलिफ सीसीज की गाड़ियां हैं। इसमें यह भी बताया जा रहा है कि ये गाड़ियां जो हैं वो जो इजाज़त दी गई है वो बताया गया है कि जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड के म्यारात हैं उसके म्यार पर पूरा उतरती हैं तो फिर उनको इंपोर्ट किया जाए, लेकिन उनको 1 टाइम इजाज़त दे दी गई है। इसकी तादाद जो है उस बारे में बड़े होशरुबा इंकशाफात हो रहे हैं, वो सही है या गलत है अभी तक मुझे तस्दीक नहीं हुई। एक जानिब तो कहा जा रहा है कि 10,000 गाड़ियां हैं, फिर यह भी कहा गया है सोशल मीडिया पे कि 15,000 गाड़ियां हैं। अगर 15,000 गाड़ियां जो हैं ये इल्लीगल आई हैं या इसको जो है वो किसी इसके पीछे कोई बहुत बड़ी कहानी है तो बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। अगर ये वाकईतन वहां पर किसी हिच की वजह से रुकी हुई थी कानूनी, तो वो अगर पाकिस्तान आती हैं तो ये बहुत बड़ा सैलाब आ सकता है। गाड़ियों की कीमतें जो है वो फौरी तौर पर
कम होंगी, क्योंकि जो दरामदी गाड़ियां इतनी बड़ी मिकदार में तादाद में जो है पाकिस्तान में आएंगी, तो पहले भी गाड़ियों की कीमतें कम हो रही हैं, कस्टम ड्यूटी कम की जा रही है, रेगुलेटरी ड्यूटी कम की जा रही है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो है वो भी कम की जा रही है और बल्कि की जा चुकी है। तो उससे गाड़ियों की कीमतें पहले ही कम हो रही हैं। 10 लाख से 40 लाख तक रुपए तक जो है गाड़ियों की कीमतें कम हो चुकी हैं। इससे भी ज्यादा जो है गाड़ियों की कीमतें BMW की और जो ऑडी है उसकी जो है वो कीमतें कम हो गई हैं। तो अभी ये अगर गाड़ियां आती हैं तो इससे भी जो बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, खास तौर पे जो जापानी गाड़ियां हैं या दीगर जो मुल्कों से गाड़ियां जो है इंपोर्ट हुई हैं इस हवाले से। तो इसमें कहा यही जा रहा है कि अगर ये स्कैम नहीं है तो पाकिस्तान के अंदर 50 लाख से भी रुपए से भी ज्यादा गाड़ी जो है वो सस्ती होने का इम्कान है। होना तो अच्छी बात है। जो यहाँ पर कंपनियां गाड़ियां बना रही हैं वो कम कीमत में बना रही है और कम कीमत में जो रेगुलेटरी ड्यूटी भी कम कर दी है, कस्टम ड्यूटी भी कम कर दी है। तो इस सिलसिले में पूरी तफसील है मेरे पास, अगर आप मियां साहब मैं आपसे रेलेवेंट क्वेश्चन पूछता हूं। पहली बात तो ये कि ये गाड़ियां आपने कहा कि एक हमने स्टैंडर्ड बनाया है कि जो 3 क्या कहते हैं उसे शीट जो होती है, क्या ऑक्शन शीट, वो उसमें अगर उसका 3 आ रहा है फिगर तो उससे नीचे की हम गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये था। अब इसको बाईपास कर लिया जाएगा और वो गाड़ियां भी आएंगी और एक्सीडेंटेड गाड़ियां भी अंदर आ सकेंगी। मियां साहब नहीं सर, उसमें ये लिखा हुआ है जो जिस SRO का हवाला दिया हुआ है 9 मार्च और जनवरी के SRO का, उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि जो इस ग्रेड की गाड़ियां हैं, ग्रेड 3 से कम ग्रेड 2 R और RA की गाड़ियां दरामद नहीं की जाएंगी। उन पर पाबंदियां लगी हुई हैं। जो एक्सीडेंटेड गाड़ियां हैं वो नहीं इंपोर्ट हो पाएगी। ये भी लिखा हुआ है कि जो माइनर मियां साहब एक और भी ये भी लिखा हुआ है जो स्क्रैप है वो भी जो है वो नहीं हो पाएगी। ये भी कहा जा रहा है बाकायदा, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि उनके पास जो प्री शिपमेंट जो डॉक्यूमेंट था वो नहीं था। अगर वो डॉक्यूमेंट जो है वो उनके पास वो उसको एग्जेम्प्ट किया गया है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं है तो उन गाड़ियों की इजाजत दे दी जाए। ये क्यों कहा जा रहा है कि गलत या सही तौर पर कि जी 1,000 गाड़ी एक बंदे की, बड़े ताकतवर लोगों की होता तो यही है, कमज़ोर बेचारा गाड़ी तो वो तो खोता रेडी नहीं होती उसके पास इस मुल्क में, अल्लाह उसके हालात को दुरुस्त फरमाए। तो ये कोई मतलब है? ये वैसे एक मफाद आमा में आप समझते हैं ये किया जा रहा है, ये बैगेज स्कीम या वो जो रेजिडेंस की जो तब्दीली के ज़िमन में जो गवर्नमेंट देती है ये उस ज़िमन में है, या ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनकी गाड़ियाँ हैं? इस बारे में कोई खबर नहीं आई। देखें काजी साहब, मसला ये है कि जो रेजिडेंस के हवाले से है, ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंस और गिफ्ट स्कीम, उसके हवाले से अगर देखा जाए तो कितनी गाड़ियां होंगी? चंद गाड़ियां होंगी। जो इसकी तादाद बताई जा रही है वो तो ऐसा लग रहा है, अगर वो तादाद दुरुस्त है तो वो तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो इस स्कीम में उसको जाहिर किया गया है, क्योंकि इस स्कीम के तहत जो 15,000 गाड़ियां तो नहीं आ सकती और 10,000 गाड़ियां तो नहीं आ सकती। अब वो अगर वहां पर खड़ी थी, वहां पर रुकी हुई थी किसी कानूनी हिच की वजह से, तो क्यों रुकी हुई थी और इतनी तादाद में गाड़ियां क्या रुकी हुई थी? ये तो एक तहकीक तलब बात है। ये स्टोरी जो है वो सामने आ जाएगी, क्योंकि इस पर जो है आज छुट्टी थी, मैंने बहुत राब्ता करने की कोशिश की, तमाम नंबर बंद थे। लेकिन देखें सर, गाड़ियों की कीमतें इस कदर गिर चुकी हैं कि मैंने आज BMW की वो देख रहा था तो उनकी गाड़ियों की जो कीमत है वो होशरबा कमी उसमें हुई है। BMW की 2023 मॉडल की कीमत में 1 करोड़ 60 लाख रुपए की कमी हुई है। और एक गाड़ी है वहां पर जो जिसमें लिखा हुआ ऑडी जो है वो 1 करोड़ 50 लाख रुपए उसकी कीमत में कमी हुई है। तो इतनी बड़ी कमी जो है सामने आ रही है। तो जो 15,000 गाड़ियां यहां पाकिस्तान में अगर वो तादाद ठीक है तो आ जाएंगी। वो लग्जरी गाड़ियां हैं, वो आम कोई गाड़ियां नहीं हैं, वो कोई आल्टो शाल्टो गाड़ी तो नहीं होगी, वो प्राडो होंगी। वो उसके अलावा बड़ी गाड़ियां जो हैं वो होंगी जिसमें डिफेंडर हो सकती है या इससे बड़ी गाड़ियां। तो वो गाड़ियां आती हैं तो उनकी तो बहुत ज्यादा कीमत है। तो वो तो पाकिस्तान के अंदर अगर एक्वा या हाइब्रिड गाड़ियां जो इस तरह की आ जाएंगी 15,000 गाड़ियां, तो फिर तो गाड़ियों की मार्केट जो है बिल्कुल सस्ती हो जाएगी। और इस हवाले से बाकायदा तौर पर ये खबर जो है वो डेवलप हो रही है। जैसे जैसे ये खबर डेवलप होगी तो असल खबर भी सामने आएगी। लेकिन जो कस्टम ड्यूटी है, जो रेगुलेटरी ड्यूटी है और जो एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी है वो बहुत ज्यादा कम कर दी गई है। मेरे पास जो तफसील है उसके मुताबिक जो गाड़ियों में ये आ रही है गाइड साहब कि 800 सीसी तक गाड़ियों की इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी जो है एक और 50 से कम करके 30% कर दी गई है। 800 से 1000 तक जो गाड़ियां हैं उसमें 55% से कम करके
35% उसको कर दिया गया है। मियां साहब मैं देखे ना, मैं अब बात क्या है, अगर तो गरीब मिडिल क्लास को गाड़ी सस्ती मिलती है और अगर इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और अवाम मफाद आमा में, तो ये तो नहीं हो सकता 15,000 गाड़ी आ रही है तो क्या 15,000 ख़ानदान वहाँ से इधर हिजरत करके आ रहे हैं? ये तो इट इज़ नॉट फिक्र, देख लेंगे हम। लेकिन ये कि आप टेक्नोलॉजी लेके आए, यहाँ वो जिस तरह इंडिया लेके आया है पूरी दुनिया में गाड़ियां वो एक्सपोर्ट करता है, अगर 1-1 करोड़ 1.5 करोड़, इसका मतलब है ये अब नॉर्मल प्रॉफिट ले रहे थे इससे पहले। यानी किस तरीके से हमारी रेगुलेटरी रजीम इतनी थर्ड क्लास है, और ये किसका काम है, ये किसने देखना था अब नॉर्मल प्रॉफिट? किधर है एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी कमीशन ऑफ पाकिस्तान? SECB कहाँ पे है? उसको तो वो मिर्जा जफर इकबाल साहब होते थे, उनको तो आपने फारग कर दिया। 2-4 फैसले जब उन्होंने कार्टल्स के खिलाफ किए, एक फैसला उन्होंने एंग्रो के खिलाफ किया था, जब एंग्रो को हेड करते थे ये क्या नाम है भला था PTI के हमारे साथ ही जो छोड़ गए, जो वजीर खजाना भी थे मोहम्मद जुबैर साहब के भाई, तो वो मैंने उनसे सवाल भी पूछा था। तो ये जो तो ये मैनिपुलेशन बंद होनी चाहिए। असद उमर साहब का, उनका नाम असद उमर साहब है। जी असद उमर साहब के दौर में मैंने उनसे कहा था और माना था उन्होंने कि जी वो जुर्माना हुआ था जिस इदारे को वो हेड कर रहे थे। तो आई थिंक ये सवाल हम मियाँ साहब प्रोग्राम के एंड में इसलिए उठा रहे हैं कि आज एक बहुत बड़ी कामयाबी पे आई है, एक बहुत बड़े एक कद आवर हम हो गए हैं, मगर ये जो हमें कद मिला है, अगर इसको मैनेज करने वाले बोने होंगे या छोटे छोटे मफादात होंगे, अल्लाह करे ना हों और शायद ना ही हों, ये हम आपकी अक्ल सलीम पे छोड़ते हैं जो सुनने वाले हैं। मगर मैं जाते जाते एक बात आपको बता देना चाहता हूं, जो आपने बात की है 15,000 खानदानों की, ये जो 15,000 गाड़ियां आई हैं, इसका पैसा कैसे बाहर गया, ये कौन तहकीकात करेगा? अच्छा, ये पैसा तो गया है ना बाहर कहीं, ये तो साहब ये तो छोड़ दे, पैसा तो बाहर ओ यार ये तो छोड़ दे, ये गाड़ियां उसका पैसा बाहर गया होगा। ये क्या पैसा बैंकिंग चैनल से गया है? नहीं, ऊंटों पे गया था, ये ऊंटों पे जाता है जब आप फ्लैट खरीदते हैं मेफेयर के दाएं बाएं सर। हाँ जी नहीं, अच्छा मैं जाते जाते एक प्रोग्राम एंड होनी चाहिए। मैं जाते जाते मैं आज फिगर देख रहा था कि टूरिज्म पर जो है वो पाकिस्तान ने $1 अरब कमाया है, हालांकि ये मार्केट जो है वो $20 अरब की है। मियां साहब, और $2.5 अरब पाकिस्तानियों ने बाहर मुल्क से बाहर जाकर मियां साहब मैं एक खबर देता जाऊं, एक खबर बड़ी जरूरी है, फिर मेरा टाइम नहीं रहेगा। तो कैसे लोग मियां साहब मैं नाजरीन जाते जाते ये बता दूं कि पेशकियान की आज मैंने पर्सनल वर्थ देखी, $1,000 उनकी तनख्वाह है, 2-3 ऑपरेशन वो करते हैं और जिस मकान में रहते हैं वो 5.5 मरले का है, और दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को शिकस्त देने वाले सदर तारीख में जब होंगे तो सर फहरिस्त उनका नाम होगा। ये था शायद हमारा आज का शो, और मंडे को फिर हम आपको मिलेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।